नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर जो लगा था आपका, उन प्रश्नों के आंसर्स के बारे में बात करेंगे कि उन प्रश्नों के क्या आंसर होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये 20 नंबर का जो पेपर था और उसमें 10 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन थे। 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी थे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी थे और 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी थे। नोट में हमने लिखा हुआ है सभी प्रश्नों के अंक प्रश्नों के सामने हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 10 में आंतरिक विकल्प है। देखिए, ये जो आंतरिक विकल्प जो शब्द लिखा हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार का शब्द आता है, आंतरिक विकल्प। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ये दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, इन दोनों क्वेश्चनों में आंतरिक विकल्प की सुविधा होती है ना। तो आंतरिक विकल्प के रूप में 4 नंबर का क्वेश्चन लेसन नंबर 25 से ही आता है, इसलिए हमने ये विकल्प के रूप में अथवा के रूप में यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन रखा है। आज हम बात कर लेते हैं एप्रोप्रिएट तरीके से। कुछ बच्चों ने, हालांकि अधिकांश बच्चों ने ठीक लिखा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने जो एप्रोप्रिएट जो आंसर होना चाहिए वो नहीं दिया है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि आंसर वास्तव में होना क्या चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट होती है आंसर की, कितना आंसर आपको कौन से पर्सन में देना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सन वाली लाइन को, पर्सन बोर्ड एग्जाम में कभी भी पर्सन नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सन वाली लाइन पर्सन नंबर लगाते हैं और पर्सन वाली लाइन पूरी खाली छोड़ते हैं। उसके बाद में नीचे वाली लाइन में उत्तर शब्द लिखते हैं और फिर उसका आंसर देना प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, प्रश्न नंबर फर्स्ट का देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले करमैस है, करमैस शब्द लिखेंगे, करमैस है। करमैस जो है वो यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि दर जो रही है वो तो बाड़मेर ज़िले में रही है, 32.50%। प्रतिशत लगभग बच्चों ने लिखा ही नहीं है, प्रतिशत तो लिखा ही नहीं है, 32.50%। अधिकांश बच्चों ने लिखा नहीं है जो लिखना चाहिए था। तथा न्यूनतम वृद्धि दर श्री गंगानगर जिले में 10% रही है। या तो ऐसे लिखते आप, या फिर देखिए इसका एक एक शब्दों की हम बात करें। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, करमै से शब्द डाल देंगे, करमै से के बाद में बाड़मेर, करमै से के बाद में क्या लिखेंगे, बाड़मेर, और बरकिट में 32.50% तथा श्री गंगानगर बरकिट में 10% रही है। ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले करमैस है, बाड़मेर 32.50%, 32.50%, ये ब्रैकेट में लिखना है आपको, 32.50% बाड़मेर का हो गया, तथा श्री गंगानगर 10% रही है। ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ये भी प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इजी है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है सिर्फ आपको। हमने बात की थी कि देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, प्रश्न की लाइन पूरी खाली छोड़ देंगे, प्रश्न नंबर 2 लाइन पूरी खाली, उसके बाद में उत्तर नीचे वाली लाइन में, और उत्तर में पहला शब्द क्या डालेंगे, जनसंख्या वृद्धि डैश, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के आगे यहाँ पे डैश लगा देंगे इस प्रकार से, और फिर लिखना प्रारंभ करेंगे। निश्चित समय अवधि के दौरान, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं वो हम बात कर रहे हैं। निश्चित समय अवधि के दौरान अथवा
निश्चित समय अवधि के दौरान अथवा दो जनगणनाओं के मध्य जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जो हमने नोट्स में लिखा हुआ है ना, वो का वो यहाँ पे लिखेंगे। और इसी की दूसरी परिभाषा क्या है? अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये भी आप यहाँ पे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छी डेफिनेशन लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे निश्चित समय अवधि कौन सी हो गई, या दो जनगणनाओं के मध्य में, जैसे 2001 से 2011 के मध्य में, तो ये दो जनगणनाएं हो गई ना, 2001 हो गई, 2011 हो गई, दो जनगणनाएं हो गई। तो ये निश्चित समय अवधि हो गई। निश्चित समय अवधि मतलब 10 वर्षों का समय। तो निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कह रहे हैं। दूसरी परिभाषा क्या लिखी हमने? दो जनगणनाओं के मध्य में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरे प्रश्न के आंसर की हम बात करते हैं। राज्य में साक्षरता दर ज्ञात करने का सूत्र। राज्य में साक्षरता दर ज्ञात करने का जो सूत्र है, ये भी बहुत ही इजी प्रकार का है सूत्र। अब ऐसे प्रश्न में यहाँ पे देखिए पूछा क्या जा रहा है, राज्य में साक्षरता दर ज्ञात करने का सूत्र। शॉर्ट एंड स्वीट लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सूत्र लिख दीजिए। अगर थोड़ा सा और हट करके इसमें लिखना चाहते हैं, है ना, अगर थोड़ा सा और इसमें हट करके लिखना चाहते हैं तो देखिए आंसर क्या होगा। प्रश्न की लाइन पूरी खाली छोड़ देंगे तो आंसर में क्या होगा? साक्षरता, ठीक है ना। साक्षरता शब्द यहाँ से उठाएंगे आप, यहाँ से साक्षरता शब्द उठाएंगे और डैश लगा करके छोड़ देंगे और फिर उसमें लिखेंगे साक्षरता को जनसंख्या की गुणात्मकता का सूचक माना जाता है। साक्षरता को जनसंख्या की गुणात्मकता का सूचक माना जाता है, अर्थात उच्च साक्षरता दर आर्थिक व सामाजिक विकास की सूचक होती है, ठीक है ना। अब नीचे वाली लाइन में क्या लिखेंगे? साक्षरता दर को ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। अब सूत्र लिखेंगे नीचे, साक्षरता दर बराबर साक्षर जनसंख्या बटा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या इंटू 100, क्योंकि साक्षरता प्रतिशत में ज्ञात की जाती है ना, तो गुणे में कितना होगा? 100। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी बहुत ही इजी तरीके से लगभग सब बच्चों ने सही दिया है तीसरे प्रश्न का आंसर। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर होने चाहिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके हम बात कर लें। राजस्थान में लिंगानुपात के कम होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी माने जाते हैं, है ना। राजस्थान में लिंगानुपात के कम होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो प्रश्न की लाइन पूरी खाली छोड़ी जाएगी। उसके बाद में उत्तर क्या होगा? लिंगानुपात के कम होने के लिए माने जाने वाले प्रमुख उत्तरदायी कारक निम्न प्रकार से हैं। राजस्थान में लिंगानुपात के कम होने के लिए माने जाने वाले उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्न प्रकार से हैं। ये हो गया। अब इसमें पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक एक को लेंगे, या तो आप इनका सिर्फ और सिर्फ कारक लिख दीजिए तो वो भी अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। तो कारकों के नाम लिख देंगे। तो पहला कारक क्या होगा? पितृसत्तात्मक परिवार का महत्व। अब इसमें वर्णन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप उत्तरदायी कारक लिख देंगे तो चल जाएगा काम। लिंगानुपात की डेफिनेशन भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों में डेफिनेशन नहीं बताते। तो कारक क्या होंगे? पितृसत्तात्मक परिवार का महत्व 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या होगा? बाल विवाह हो गया। 3 नंबर लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व 3 नंबर हो गया। और 4 नंबर दहेज हत्या। और 5 नंबर क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। 5 नंबर कन्या भ्रूण हत्या। तो ये 5 जो हैं ये बिल्कुल रट के आपको ध्यान करने हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपने लगभग सब बच्चों ने सही दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लें। राजस्थान की जनसंख्या की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। राजस्थान की जनसंख्या की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी बहुत ही इजी सा प्रश्न है और हमने आपको लगभग 9 विशेषताएं लिखवाई थी। 9 विशेषताएं लिखवाई थी, है ना। तो राजस्थान की जनसंख्या की कोई 2 विशेषताएं बताइए। सिर्फ 2, जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना तो उसमें जैसे 2 पूछी जा रही है तो सिर्फ आप 2 ही लिखें, ज़्यादा नहीं लिखें,
है ना, राजस्थान की जनसंख्या की कोई 2 विशेषताएं। तो आंसर जो है उत्तर लगाएंगे, और उत्तर लगाने के बाद में उसमें क्या लिखेंगे, राजस्थान की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, या यूं कहें राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं, क्योंकि प्रमुख में तो सारी लिखनी पड़ेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं और डैश लगा करके लिखना प्रारंभ कर देंगे। 1 नंबर तो क्या लिखेंगे, जैसे अब आप यहाँ पे अब जैसे 9 है तो सब बच्चे अलग अलग लिखेंगे ना, 9 में से कोई कौन सी 2 विशेषताएं लिख रहा है, कोई कौन सी 2 विशेषताएं लिख रहे हैं, तो बिल्कुल आप 2 लिख दीजिए। तो एक तो आपका जो प्रथम प्रश्न है उसी का आंसर आ जाएगा, है ना। सर्वाधिक वर्दी दर बाड़मेर की है और न्यूनतम वर्दी दर श्रीगंगानगर की है, तो एक तो आप वहीं से वो परिभाषा भी, मतलब वो विशेषता भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और पहली परिभाषा वो विशेषता के रूप में देखिए, भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है ना, 2011 के अनुसार 8वां स्थान है। तो एक तो ये विशेषता हो गई। उसके बाद में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, जिसके ऊपर कुल जनसंख्या का 5.66% भाग पाया जाता है। ये आंसर हो गया ना। तो ये 2 विशेषताएं होगी। और भी अगर आप विशेषताएं लिखना चाहिए तो एक इजी सी विशेषता ये है, 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। और एक कॉमन सी प्रकार की जो विशेषता है वो ये है, राजस्थान में जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक विषमताएं पाई जाती हैं, ये भी विशेषता है। तो यहाँ पे आप देखिए 4 विशेषताएं मैंने बताई, लेकिन लिखनी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इसका आंसर भी लगभग सब बच्चों ने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन, राज्य में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। राज्य मतलब राजस्थान में या राज्य में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है ना। अब 2 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कुछ बच्चों ने क्या किया है कि इसमें पूरा चार्ट ही बना दिया। तो ऐसे प्रश्न जब आप रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा अगर ज़्यादा लिख देते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, वो बढ़िया माना जाता है ना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसी कंडीशन में आप एक्स्ट्रा मैटर लिखें जब आपको ये लगे कि हाँ हमारे पास में पर्याप्त समय रहेगा और हम पूरे पेपर को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना, तभी उसी कंडीशन में। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा लिखने से बचें, ठीक है ना। जिनकी कई बच्चों की स्पीड कम होती है तो उन बच्चों को तो बिल्कुल जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आंसर देने की वो सोचें, ज़्यादा नहीं दें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें राज्य में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न प्रकार से हैं, ये लाइन लिखनी है सबसे पहले। और उसके बाद में चार्ट बनाओ तो अति उत्तम, चार्ट नए भी बनाओ। तो देखिए अब ऊपर से नीचे की ओर क्या लिखेंगे, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक। कारक कितने हो गए, 4 हैं सिर्फ। भौतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक हैं, और 4 नंबर पर राजनीतिक कारक हैं, ठीक है ना। ये 4 हो गए। अब इनमें अगर आप जैसे या एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहिए, जैसे भौतिक कारक में धरातल है, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, सिंचाई सुविधा है, ये लिख सकते हैं। आर्थिक कारकों में आप खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, परिवहन है, संचार है, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों में आप विस्थापित जनसंख्या लिख सकते हैं, श्रम का प्रवास लिख सकते हैं, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा लिख सकते हैं। राजनीतिक कारकों में आप राजनीतिक उपद्रव लिख सकते हैं, असुरक्षा लिख सकते हैं, संतोष लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये जो एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर कारकों के भीतर जो तथ्य या कारक दिए हुए हैं उनको न लिख करके भी आप नॉर्मल नाम भी लिख देंगे तो चल जाएगा। जैसे भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है, राजनीतिक कारक है, ये 4 नाम लिख देंगे ना तो भी इसका आंसर पूरा माना जाएगा। राज्य में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो 4 कारक हैं। इनके भीतर जो अन्य कारक हैं वो नए लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, वो भी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लें, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, देखिए ये भी बहुत ही सामान्य सा प्रकार का क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, आपको ध्यान होगा ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में
आता है ये क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले तो इस जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, पर्सन की लाइन खाली छोड़ देंगे, पर्सन नंबर लगाएंगे, उसके बाद में उत्तर, नीचे वाली लाइन में उत्तर लिखेंगे, और उत्तर में क्या लिखेंगे, शब्द सबसे पहले ये उठा लेंगे जनसंख्या घनत्व, ये शब्द उठा लेंगे और डैश लगा करके लिखना प्रारंभ करेंगे। जनसंख्या घनत्व, देखिए जिन बच्चों को ज्योग्राफी के शब्दों की अगर अंग्रेजी भी आती है ना, जैसे जनसंख्या घनत्व का अंग्रेजी क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो अंग्रेजी की भी छोटी छोटी जो मीनिंगें होती हैं वो भी आप काम में ले सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, और फिर डैश लगा करके आप लिखना प्रारंभ करेंगे। डेफिनेशन क्या होगी, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रहे प्रति 1 वर्ग किलोमीटर जरूर लिखना है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ये परिभाषा हो गई। अब राजस्थान को कितने जनसंख्या घनत्व वर्गों में विभाजित किया गया है, तो फिर इसी के नीचे क्या लिखेंगे, राजस्थान को 5 जनसंख्या घनत्व वर्गों में विभाजित किया गया है जो निम्न प्रकार से हैं, ठीक है ना। अब उनका सिर्फ नाम लिखेंगे, वर्णन लिखने की या उनके जिलों की संख्या, जिलों का नाम लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, उच्चतम जनसंख्या घनत्व, उच्चतम जनसंख्या घनत्व, उच्च जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व, निम्न जनसंख्या घनत्व और निम्नतम जनसंख्या घनत्व। अब बस इतना सा कर सकते हैं कि इनके सामने ब्रैकेट में आप इनका जो जनसंख्या घनत्व का जो मान है ना वो लिख सकते हैं। जैसे 1 नंबर क्या है, उच्चतम जनसंख्या घनत्व, अब इसके सामने 400 से अधिक, 400 से अधिक, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे। 2 नंबर पर क्या है, उच्च घनत्व, इसमें 300 से 400, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। मध्यम घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व, है ना, जनसंख्या शब्द जरूर जोड़ेंगे। उच्चतम जनसंख्या घनत्व, उच्च जनसंख्या घनत्व। 3 नंबर है मध्यम जनसंख्या घनत्व, इसमें 200 से 300 के बीच में, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद में निम्न जनसंख्या घनत्व, इसमें 100 से 200 के मध्य जनसंख्या घनत्व। और 5 नंबर पर क्या है, निम्नतम जनसंख्या घनत्व, 100 से कम, ब्रैकेट में लिख देंगे। ये सिर्फ 5 नाम लिखने थे आपको, इसमें जिलों की संख्या ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जब बताते हैं तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर था। 8वां क्वेश्चन देखिए, जनजातियों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। बहुत सारी विशेषताएं जनजातियों को लेकर के हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 विशेषताएं बतानी थी। तो 2 विशेषताएं जो हैं ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है, जनजातियों की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर के। तो देखिए यहाँ भी बच्चों ने सब लगभग सभी ने अच्छा आंसर दिया है। तो जनजातियों की कोई 2 विशेषताएं, तो आंसर के रूप में क्या लिखेंगे, जनजातियों की विशेषताएं, शब्द क्या लिखेंगे, जनजातियों की विशेषताएं, जनजातियों की विशेषताएं और डैश लगा करके 1 नंबर डालेंगे इस प्रकार से। और देखिए 2 पूछी जा रही है ना, तो सिर्फ 2 ही लिखनी है। तो पहली विशेषता क्या होगी, सभी जनजातियां प्राय शहरी समाज से दूर, सभी जनजातियां प्राय शहरी समाज से दूर जंगलों, दुर्गम पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो बहुत ही कॉमन सी प्रकार की ये विशेषता हो गई ना। सभी जनजातियां प्राय शहरी समाज से दूर जंगलों में, दुर्गम पर्वतीय व पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करती हैं, पहली विशेषता हो गई। उसके बाद में दूसरी विशेषता देखिए, जनजातियों की जीवन शैली बनावटी वातावरण मतलब क्या हुआ, कृत्रिमता, है ना, बनावटी वातावरण से दूर प्रकृति के सानिध्य में निवास करती हैं, ये दूसरी विशेषता हो गई। और तीसरी विशेषता के रूप में भी प्रत्येक जनजाति की विशिष्ट बोली, संस्कृति, आवास, आर्थिक क्रियाकलाप एवं सामाजिक संरचना होती है जो इन्हें अन्य समाजों से अलग करती हैं। तो ये 3 विशेषताएं होगी ना, तो आपको तो सिर्फ 2 ही लिखनी है, जो नॉर्मल तरीके से आप लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कालों को समझाइए। अब राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कालों को समझाइए। अब यहाँ पे आपको जितना मतलब पूछा जा रहा है वहाँ पे आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, पूरा आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएट तरीके से लिखना पड़ेगा। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कालों को समझाइए। अब वृद्धि कालों को समझाने की बात आ रही है ना, अब समझाने का मतलब होता है कि आपको 0 से लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कालों को समझाइए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बताएंगे, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, पूरा लिख देंगे,
ठीक है ना। दोनों डेफिनेशन लिख करके आप जनसंख्या वृद्धि डैश लगा करके किसे कहते हैं वो पूरा लिख देंगे। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के लिए 3 कारकों को उत्तरदायी माना जाता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को माना जाता है ना। उसके बाद में क्या करेंगे आप, फिर डायरेक्ट ऊपर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप राजस्थान की जनसंख्या में हुई वृद्धि को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। राजस्थान की जनसंख्या में हुई वृद्धि को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। इस प्रकार से लिखेंगे और सबसे पहले तीनों के नाम लिख देंगे, एक साथ 3 लाइनों में तीनों के नाम लिख देंगे। धीमी जनसंख्या वृद्धि का काल, धीमी जनसंख्या वृद्धि का काल। अब धीमी जनसंख्या वृद्धि का काल कब से कब तक है वो भी ब्रैकेट में उसके साथ में लिख देंगे। 1901 से 1941 से है ना, 1941 है ना। 1901 से ये 01 है, 1901 से 1941 है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है ना, उसके पास में ही। उसके बाद में 2 नंबर जो है दूसरी लाइन में इस प्रकार से 2 नंबर का भी लिख देंगे, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल। अब उसका टाइम स्केल क्या होगा, 1941 से 1971, 1941 से 1971 है ना, 1971 हो गया, इसको ब्रैकेट में आप लिख देंगे। उसके बाद में 3 नंबर तिरु जनसंख्या वृद्धि काल, तिरु जनसंख्या वृद्धि काल, इसमें क्या करेंगे, इसमें 1971 से 2011, 1971 से 2011 ये ब्रैकेट में लिख देंगे तिरु जनसंख्या वृद्धि काल। तो 3 काल हो गए ना, तो इन तीनों के पहले नाम लिख दीजिए आप, उसके बाद में फिर आपको इनका वर्णन करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का वर्णन करना पड़ेगा। अब वर्णन में आपको नोट्स में पूरा लिखवाया हुआ है, पूरा सेपरेट तरीके से आप इसमें वर्णन कर देंगे। वर्णन में 2 तो 3 लाइनें दी हुई हैं, ज़्यादा भी नहीं है, तो पूरा सेपरेट तरीके से आप इसमें वर्णन कर देंगे। तो 3 नंबर का मतलब आप समझ गए होंगे, लगभग 1 पन्ना तो भरना है ना, इसमें 1 से 1.5 पन्ना भरना पड़ेगा 3 नंबर के क्वेश्चन में, 1 से 1.5 पन्ना तो भरना ही पड़ेगा 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अप्रोप्रिएट तरीके से पूरा आंसर होना चाहिए, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपने कुछ, मैंने देखा जो 3 नंबर का क्वेश्चन है 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इन दोनों में ही क्वेश्चनों में अधिकांश बच्चों ने बहुत ही कम आंसर दिया है। तो इतने से आंसर में पूरे नंबर नहीं आते, आपको बिल्कुल सेपरेट तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख देंगे, बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख देंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट के अनुसार लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अधिकांश बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लें तो अधिकांश बच्चों ने, देखिए ये अथवा लिखा हुआ है, ऊपर मैंने नोट में भी लिखा हुआ है आंतरिक विकल्प। तो आंतरिक विकल्प का मतलब है भील जनजाति है, तो ग्रासिया जनजाति है, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए ग्रासिया जनजाति और भील जनजाति, अथवा का मतलब ही नहीं समझते आप लोग, ऐसे में मुझे फीलिंग मतलब मुझे फील हुआ कि यार अथवा ही नहीं समझते। अथवा का मतलब है कि जिन बच्चों को ग्रासिया जनजाति आ रही है वो ग्रासिया जनजाति का करेंगे, और जिन बच्चों को भील जनजाति आ रही है वो भील जनजाति करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 95% बच्चों ने भील जनजाति भी की है और ग्रासिया जनजाति भी की है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना मैटर इन दोनों में डिवाइड हो गया उतना मैटर आपको एक में लिखना था, है ना। तो समय भी आपका ख़राब हो गया, और साथ में ही जो मैटर आपने दोनों में डिवाइड कर दिया वो मैटर एक जनजाति में लिखा जाता तो आपको पूरे नंबर मिलते ना। तो ये गलती बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं दोहराएं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि अथवा पूछा जा रहा है तो एक एक्स्ट्रा पर्सन आप कर रहे हो, जबकि नंबर तो 4 ही मिलेंगे ना, दोनों करोगे तो भी नंबर तो 4 ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि एग्जामिनर की मानसिकता आपके आंसर के प्रति नकारात्मक भी बन जाए, वो नंबर काट ले देने के बजाय, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। तो ये आगे से ध्यान रखेंगे। अथवा जब दे रखा है स्पष्ट अथवा, तो उसके बाद में भी आप दोनों प्रश्न कर रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको भील और ग्रासिया जनजाति के सामाजिक जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाली। बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें प्रश्न तो ऐसे ही आएगा, सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, लेकिन आपको यहाँ पे जो नोट्स में मैंने लिखवा रखा है निवास क्षेत्र की भी हमने बात की थी, है ना। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से, परिचय वाला जो बिंदु है वो भी हमने बात की थी, निवास क्षेत्र की भी हमने बात की थी, सामाजिक जीवन की भी हमने बात की थी, है ना, सामाजिक जीवन की भी हमने बात की थी, वेशभूषा को लेकर के भी हमने बात की थी, है ना, वेशभूषा को लेकर के भी हमने बात की थी।
और अर्थव्यवस्था को लेकर भी हमने बात की थी। लेकिन अधिकांश बच्चों ने क्या किया है, अधिकांश बच्चों ने सिर्फ, आपने क्या किया, सामाजिक जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, सिर्फ 2 बिंदु लिखे हुए, तो 2 बिंदु में आपने आंसर दिया है, तो ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। ये ऊपर सामाजिक जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, तो आपको इन दोनों बिंदुओं के अकॉर्डिंग प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरा अप्रोप्रिएट तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको इसका परिचय, सबसे पहले परिचय दीजिए आप। जैसे प्रश्न नंबर 10, लाइन पूरी खाली छोड़ देंगे, उसके बाद में उत्तर लिखेंगे। अब उत्तर वाली लाइन में सबसे पहले भील करना है, तो भील जनजाति, भील जनजाति करनी है तो भील जनजाति शब्द डाल देंगे और डैश लगा करके 1 नंबर डालेंगे परिचय, ठीक है ना। ग्रास्य जनजाति करनी है तो ग्रास्य जनजाति, डैश लगा करके 1 नंबर डालेंगे और उसमें परिचय। तो मतलब ग्रासिया हो या भील जनजाति हो, दोनों में से करना तो एक ही है। यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से आता है, अथवा जरूर मिलेगा आपको जनजातियों को लेकर के, राजस्थान की जनजातियों को लेकर के अथवा जरूर मिलता है। कभी कभार हो सकता है कि जैसे सेपरेट एक ही जनजाति आ जाए, है ना, लेकिन जब जनजाति एक आ रही है तो उसके विकल्प के रूप में दूसरा क्वेश्चन जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 और जो 30 है उसमें आंतरिक विकल्प की सुविधा होती है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लगभग एक भी बच्चे ने शायद इस प्रकार से आंसर नहीं दिया है, जबकि रिक्वायरमेंट यही है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले आप परिचय दीजिए, इंट्रोडक्टिव पार्ट आएगा। सबसे पहले परिचय 1 नंबर, उसके बाद में निवास क्षेत्र 2 नंबर, उसके बाद में सामाजिक जीवन 3 नंबर, उसके बाद में वेशभूषा 4 नंबर, और सबसे लास्ट में आएगा अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से 5 बिंदु बनाएंगे आप, जो आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवाया गया है। उस तरीके से आप सेपरेट जो है उस तरीके से आपको आंसर देना है, और बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से। निवास क्षेत्र सबसे पहले आप परिचय बताएंगे, फिर निवास क्षेत्र, फिर सामाजिक जीवन, फिर वेशभूषा, फिर अर्थव्यवस्था। तो 5 बिंदुओं में आप नोट्स में आपको दिया हुआ है, तो संभव नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर मैं वैसे बोल करके आपको काफ़ी लंबे टाइम तक आपको मैं बता पाऊँ। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल 10वें क्वेश्चन को, और रट लीजिए आप लोग, ये काम बिल्कुल कर लीजिए। भील जनजाति रट लीजिए, ग्रास्य जनजाति रट लीजिए, और साथ में ही सहरिया जो जनजाति है वो भी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। सहरिया जनजाति भी आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 2019 में आई हुई जनजाति है सहरिया जनजाति। तो भील जनजाति रट लीजिए, ग्रास्य जनजाति रट लीजिए, और सहरिया जनजाति 2019 में आई हुई है, तो 2021 में तो आ ही सकती है ना। तो भील, ग्रासिया और सहरिया, ये तीनों जनजातियाँ आप रट लीजिए। हालांकि भील जनजाति और ग्रासिया जनजाति में से आपको क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल आंसर देने थे, बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से। 4 नंबर का किसी भी बच्चे के आंसर से मेरे को ये संतुष्टि नहीं हुई कि आपने नोट्स जो लिखवाए हैं उनको आप फॉलो किया है। तो आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे, परिचय भी आएगा उसमें, निवास क्षेत्र भी आएगा आपका, सामाजिक जीवन भी आएगा, वेशभूषा भी आएगी, अर्थव्यवस्था भी आएगी। जो नोट्स में लिखवाया हुआ है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे छापना था, जिसका सभी बच्चों ने मतलब आंसर तो लिखा है, लेकिन कईयों ने कम लिखा है, कईयों ने ज़्यादा लिखा है, और 2 ही टॉपिकों में लिख दिया, सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था, जो गलत है। इस प्रकार से नहीं लिखना था। बिल्कुल आपको अप्रोप्रिएट तरीके से 5 जो बिंदु मैंने नोट्स में लिखवाए हुए हैं, तो उन 5 बिंदुओं के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना था, ठीक है ना। तो आगे से इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1-2 रोज़ में आपका ये जो लगभग शायद 3 वीडियो और बनेंगे 20वें लेसन के। उसके बाद में हम हो सकता है कि 10वां लेसन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उसमें पूरा मैपिंग के आधार पर स्टडी होगी। उसमें मैप दिए हुए हैं सारे, तो मैप पे हम पढ़ेंगे उस लेसन को, ठीक है ना। और किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल अवगत करवा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।